तो जय हिंद दोस्तों, वेडनेसडे 9 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजने में कुछ ही मिनटों का वक्त था, तभी टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन एक ट्वीट करते हैं। इस एक ट्वीट से पूरे देश में गम का माहौल छा जाता है, सभी की आंखें नम हो जाती है और देश के बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर बड़े बड़े नेता शोक जताने लग जाते हैं। यह ट्वीट था हमारे द ग्रेट रतन टाटा के लिए। इस ट्वीट में लिखा होता है कि रतन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। जैसे ये खबर लीक हुई वैसे ही शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखने के लिए मिलता है। जमशेदपुर में नवरात्रों में सजे पंडाल तक खाली हो जाते हैं क्योंकि लोगों में अचानक गम की लहर सी दौड़ गई। बड़े बड़े उद्योगपतियों के फोन आना चालू हो जाते, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन हॉस्पिटल पहुंचने लग जाते, यहाँ तक कि मुकेश अंबानी भी हॉस्पिटल पहुंचते ताकि वो पुख्ता कर सके कि क्या सच में रतन जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। One of India's biggest internationally recognized business leaders has died at the age of 86. रतन टाटा का निधन हो गया है। देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। ये उद्योगपति रतन टाटा का निधन। रतन टाटा ने रतन टाटा Now, Ratan Tata, one of रतन टाटा रतन टाटा, जिनका पूरा नाम रतन नवल टाटा था, यह अपने पिता का नाम अपने नाम के साथ हमेशा लगाते थे। रतन जी भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति थे। इनकी अपनी क्वालिटी और नेचर इन्हें अनकॉमन बिजनेसमैन बनाती थी। जितने भी देश के बिजनेसमैन हैं वह सभी इनके नेचर और इनकी थिंकिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। इनकी सादगी इन्हें एक अलग ही इंसान बनाती थी। वर्ल्ड का हर बिजनेसमैन रतन टाटा को जानता था और उनके जैसा बनना चाहता था। रतन टाटा का टाटा कंपनी से बहुत ही गहरा संबंध था। वो कहते हैं ना कि किसी बिजनेस के मालिक बन जाना भले ही मुश्किल है, पर बिजनेस को रन करना, उसे चलाना या उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ रतन टाटा भी कुछ ऐसे पॉइंट से टाटा कंपनी को ज्वाइन करते हैं। टाटा की एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी होती है नेल्को, जो कि रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करती है। जहां 1962 से रतन टाटा अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे। वह बस एक मौका ढूंढ रहे थे अपनी काबिलियत दिखाने का, एक मौका जो उनकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता था। वह समय आया 1971 का, जब उन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। उस समय नेल्को के शेयर 2% भी नहीं बचे थे। तब उन्होंने नेल्को की इन्वेस्टमेंट को रेडियो मैन्युफैक्चरिंग की जगह से हटाकर उन्होंने कहा कि अब हम न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं। तब उन्होंने सैटेलाइट में नेल्को का इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और तब नेल्को का मार्केट शेयर 2% से बढ़कर 20% तक पहुंच गया। तो यहाँ 7 अक्टूबर को सुबह सुबह रतन जी अपने रूटीन में लगे होते हैं। वह उठते हैं, सुबह का अच्छा नाश्ता भी करते हैं, पर कुछ समय बाद उनकी तबीयत में कुछ गड़बड़ सी नजर आती है। तब उन्हें मुंबई के बड़े हॉस्पिटल ब्रिच कैंडी में ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया है। कुछ टाइम बाद उनके साथी उनकी फिक्र करने लग जाते हैं कि अचानक उन्हें हॉस्पिटल क्यों ले जाना पड़ा। अब यही सब पूछने के लिए उन्हें फोन आना, मैसेज आना, ट्वीट्स आना चालू हो जाते हैं। उसी के कुछ समय बाद देन यहाँ उनकी ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट आती है कि आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आए हैं और आप लोगों को घबराने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह ट्वीट पढ़कर सभी बिल्कुल माइंड से फ्री हो जाते हैं। इसके कुछ ही वक्त बाद अचानक उन्हें हॉस्पिटल के इंटेंसिव वार्ड में रेफर किया जाता है और वेडनेसडे 9 अक्टूबर 2024 रात के 12 बजने में कुछ ही मिनटों का वक्त था, तभी टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखरन एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो टाटा ग्रुप की तरफ से घोषणा करते हैं कि रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हमने उन्हें मुंबई के ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, फिर उनकी तबीयत में काफ़ी इजाफा भी हुआ। भर्ती के कुछ दिन बाद काफ़ी ठीक नजर आए, पर 9 तारीख आते आते उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी और वो हमें छोड़कर चले गए। तो जैसे ही यह खबर बाहर आई वैसे ही हॉस्पिटल में उद्योगपतियों का आना, नेताओं का आना चालू हो गया। फिर अगले दिन उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर एनसीपीए में रखा गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अब यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि गार्ड ऑफ ऑनर होता क्या है। गार्ड ऑफ ऑनर एक तरीके का सम्मान है। यह सम्मान हर किसी को नहीं मिलता। यह सिर्फ उन्हें मिलता है जिन्होंने अपने देश के लिए या अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम किया हो जो कि बड़ा सराहनीय हो। वैसे ही रतन जी ने ऐसे कई अनगिनत सराहनीय कार्य करे हैं जो देश के लिए और एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बड़े जरूरतमंद साबित होते हैं। और एक बात जानकर आप लोगों को हैरानी होगी कि रतन टाटा ने कभी भी धनी बनने के लिए नहीं, भारत को एक बेहतर देश बनाने के लिए बिजनेस किया। और एक बात हैरानी करने वाली बात है कि रतन सर के नेतृत्व में टाटा ग्रुप में 2021 तक आते आते
102.4 अरब डॉलर का तो दान ही कर दिया। यहाँ मैं मेरी बात फिर से समझाता हूँ, यह अमाउंट कोई रुपयों में नहीं, यह अमाउंट डॉलर्स में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अमाउंट इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना डिजिट मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह अमाउंट उतना बड़ा है। इतना बड़ा अमाउंट रतन जी 2021 तक दान कर चुके हैं। और तो और इन्होंने कोरोना के पैंडेमिक में 1500 करोड़ का दान किया था। इन्होंने 500 करोड़ पीएम केयर फंड में दिए थे एवं 1000 करोड़ राहत कार्यों में खर्च किए। उस समय के हालात इतने खराब थे, उन्होंने देश में अपने बड़े बड़े होटल्स मेडिकल हेल्प के लिए फ्री में ही खोल दिए। और तो और झारखंड में 50,000 मास्क भी बांटे। बीएमसी में जितने भी हॉस्पिटल थे वहाँ फ्री में खाना बांटा। ओडिशा के कई इलाकों में फ्री फूड्स पैकेट सप्लाई करे। कई मरीजों का फ्री में इलाज कराया। टाटा स्टील ने झारखंड में सीएम रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपयों का दान भी किया था। और तो और जमशेदपुर में भी रोजाना 50,000 लोगों को खाना बांटा जाता था। अब इन सभी पर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा है कि देश को आज हमारी जरूरत है। इतना कहकर वह फिर सेवा में लग गए। तो आज से 200 साल पहले 1822 में गुजरात के पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसका नाम उनके पेरेंट्स रखते हैं नसरवानजी टाटा। नसरवानजी बचपन से एक अलग ही प्रतिभा वाले व्यक्ति दिखाई पड़ते थे। यह कहते थे कि यह आने वाले समय में कुछ बड़ा करेंगे और अपने परिवार में अपनी छाप छोड़कर जाएंगे। इनकी यही जिद इन्हें मुंबई तक ले आई और इन्होंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया। उस समय पुरानी मिल्स चलती थी। वहाँ उन्होंने देखा कि कपड़ा बनने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उसके लिए कॉटन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखते ही देखते कॉटन एक्सपोर्ट की कमान इन्होंने अपने हाथ में थाम ली। बिजनेस थोड़ा अच्छा चलने लगा, कमाई भी पहले से अच्छी होने लगी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि इनका जो बेटा है जमशेद, इन्हें यह सबसे अच्छी एजुकेशन देंगे। तब इन्होंने डिसाइड किया कि जमशेद को बिजनेस की एजुकेशन के लिए हांगकांग भेजा जाएगा। उस समय यह डिसीजन लेना बड़ा ही कठिन था, क्योंकि उस समय एयरलाइन जैसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। जहां पर हवाई जहाज को आने में अभी भी 55 साल थे। लोग दूसरे देश का सफ़र सिर्फ बड़े बड़े जहाज़ों से करते थे, जिसमें उन्हें वहां पहुंचने में कई महीनों का समय लग जाता था। पर जमशेद जी के पिता का यह डिसीजन भी सही निकला। तो इंडिया में उन्होंने कई नई कॉटन मिल्स खोली और उसके मालिक बने। इन्होंने ही टाटा स्टील कंपनी खोली और इसके फाउंडर भी बने। इन्होंने ही कई होटलों का निर्माण करा। इनमें मुंबई में एक होटल सबसे प्रचलित होटल भी है, जिसका नाम है द ताज होटल। आज भी यह होटल दुनिया के सबसे हेरिटेजेस होटल्स में आता है। इन्होंने अपने मजदूरों के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी इनके मजदूर को पेंशन मिलती रहे और सभी मजदूर उत्साह के साथ काम कर सके। अब 19s में आते आते पूरा टाटा ग्रुप की कमान जमशेद जी के बड़े बेटे दोराबजी टाटा के हाथ में सौंप दी जाती है। अब दोराबजी भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए टाटा स्टील को बुलंदियों पर लेकर जाते हैं। ऐसे तो जमशेद जी के 2 बेटे थे, दोराबजी टाटा और रतन टाटा, लेकिन यह रतन जमशेद जी टाटा थे। मतलब हमारे रतन टाटा के दादाजी थे। रतन टाटा का नाम अपने दादाजी पर ही रखा गया था। अब रतन जमशेद जी टाटा जो थे, उनके 2 बेटे हुए, नवल टाटा और JRD टाटा। दोराबजी की मृत्यु के बाद JRD टाटा ने ही टाटा ग्रुप की कमान संभाली और काफी अच्छे रिटर्न्स टाटा ग्रुप को दिए। इन्होंने ही टाटा एयरलाइंस को पहली एयरलाइंस दी, जिसका नाम एयर इंडिया पड़ा। आज भी हम सस्ती और अच्छी फ्लाइट बुक करते हैं तो सबसे पहले हम एयर इंडिया के लिए रिकमेंडेशन जरूर पाते हैं। JRD टाटा 52 साल तक टाटा ग्रुप की कमान को संभालते हैं। इसके बाद वो अपना चेयरपर्सन का पद किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते थे जिसमें नसरवान जी जैसा उत्साह हो, जमशेद जी जैसी समझदारी हो, दोराबजी जैसी दान क्षमता हो और खुद की जैसी रेपुटेशन बनाने की सरलता हो। तब अपने आप को साबित करने आते हैं हमारे द ग्रेट रतन टाटा। इनमें सारी क्षमताएं भरी हुई होती है। इन्होंने नेल को फिर से पटरी पर लाकर अपने आप को साबित कर दिया था। इन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर नेल को जैसे कई और कंपनीज को टॉप पर पहुंचाया, जिनमें कई कंपनियां शामिल है। मेटल्स में इन्होंने टाटा स्टील के शेयर को बढ़ाया, ट्रैवलिंग में एयर इंडिया, ई-कॉमर्स में बिग बास्केट और क्रोमा। फूड्स एंड बेवरेज के नाम तो हम लोग सुबह उठकर ही देख लेते हैं, जैसे कि टाटा टी, टाटा नमक, देश का नमक। यहाँ तक कि हिमालय और स्टारबक्स जैसी कंपनी भी टाटा ग्रुप ही हैंडओवर कर रहा है। फास्ट ट्रैक तनिष्क को टाइटन की लाइफस्टाइल को टाटा ग्रुप ही रिप्रेजेंट करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी टाटा का ही बोलबाला चलता है, जिसमें लैंड रोवर से जैगुआर और टाटा के खुद के अपने ब्रांड्स भी अवेलेबल है।
यहाँ लैंड रोवर और जगुआर से एक स्टोरी याद आती है कि 1998 में रतन जी ने इंडिका लॉन्च की। एक साल बाद इंडिका का मार्केट बिल्कुल माइनस में चले गया। तब लैंड रोवर और जगुआर की फाउंडर कंपनी फोर्ड इंडिका को लेने में इंटरेस्टेड थी। तब रतन जी को अमेरिका में बुलाकर फोर्ड के इन्वेस्टर डीलर्स ने रतन जी से कहा कि हम आपकी इंडिका ब्रांड को खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। तब यह बात रतन जी को बहुत बुरी लगी और चुभी। उस समय रतन जी ने यह डील को खत्म कर दिया। पर जब 2002 में फोर्ड कंपनी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, तब रतन जी ने इनके दोनों ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर इमेज खराब नहीं होने दी। तब फोर्ड कंपनी के फाउंडर विल फोर्ड ने कहा कि रतन सर, आपने हमारे इन दोनों ब्रांड्स को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब अगर देखा जाए तो रतन सर की डेथ के वक्त यह लड़का काफी हाईलाइट हुआ। कई बार इसे रतन सर के पोस्टिंग वीडियोस में भी देखा गया। कहा गया कि यही टाटा ग्रुप को संभालने वाला नेक्स्ट चेयरपर्सन बन सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बंदे का नाम शांतनु नायडू है। 28 साल के शांतनु नायडू रतन सर के सबसे अच्छे मित्र रहे हैं। रतन सर और शांतनु की एज में 55 साल का डिफरेंस है। शांतनु ने एक मेटोपोज नाम की एक संस्थान का निर्माण किया था जिसमें जानवरों के संरक्षण और एक्सीडेंट को रोका जाए। जहां शांतनु एक डॉग लवर है, स्ट्रीट डॉग के लिए उन्होंने ये संस्था चालू करी थी। तब रतन जी इस संस्था से काफ़ी प्रभावित हुए थे और शांतनु को घर पर बुलाया था। यहाँ दोनों की थिंकिंग काफ़ी मैच कर गई और दोनों एक दूसरे के मित्र बने। थोड़े समय बाद अपनी प्रतिभा से टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और बिजनेस की टिप्स भी टाटा ग्रुप को देते हैं। खैर, इसलिए यह टाटा ग्रुप के नेक्स्ट चेयरमैन नहीं है, यह सिर्फ रतन सर के काफ़ी करीबी मित्र रहे। बाकी घूम फिर के बात वहीं आती है कि टाटा का नेक्स्ट चेयरपर्सन कौन होगा या कौन बनेगा, तो हमें फिर से अपने फैमिली चार्ट पर चलना होगा। यहाँ हमें समझना होगा कि रतन सर के जो दादा थे, जिनका नाम रतन जमशेद जी टाटा था, उन्होंने नवल टाटा को गोद लिया था और JRD टाटा उनके खुद के अपने लड़के थे। अब जो नवल जी टाटा थे, उन्होंने 2 शादियां करी थी। यहाँ रतन जी नवल की पहली वाइफ सुनी टाटा के बेटे थे। वैसे तो सुनी टाटा के 2 बेटे थे, जिमी टाटा और रतन टाटा। वहीं नवल जी की दूसरी वाइफ सिमोन टाटा, जिनका एक बेटा है नोएल टाटा। अब यह जो नोएल टाटा है, सोर्सेज बता रहे हैं कि नेक्स्ट चेयरपर्सन यही बनने वाले हैं। वैसे तो नोएल टाटा का जन्म 1957 में हो गया था और इन्हें अपने फैमिली बिजनेस टाटा सन्स में काफ़ी रुचि है और यह काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति भी है और इनके पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट चेयरपर्सन यही बनेंगे। बाकी चेयरपर्सन कोई भी बने, हमारे रतन सर की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। इनके जैसा व्यक्ति मिलना काफ़ी मुश्किल है। इन्होंने अपने जीवन में इतना दान किया, कोरोना पैंडेमिक में मरीजों को सेवाएं दी, भूखों को खाना खिलाया। किसी भी परिस्थिति आने पर अपने आप को हमेशा एक ही परिस्थिति और 100 कंपनियों के मालिक होने पर, अरबों रुपए अपने पास होने पर भी उन्होंने अपने आप को हमेशा सरल स्वभाव वाला चरित्र दिया। आने वाले समय में युवा इनसे जैसे आज भी प्रभावित होते हैं, वैसे ही जब इनकी बायोग्राफी या कोई बुक पढ़ेंगे तो द ग्रेट रतन टाटा से काफ़ी इंस्पायर होंगे। बाकी हम लोग हमारी इस वीडियो के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद और जय श्री राम।